बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है बेटा जी, वो टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्स फोर्स। थोड़ा सा इस टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको कहा जाता है, उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने कंप्लीट कर लिया था कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हमने देख ली थी। कूलम्स लॉ जो है वो वेक्टोरियली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको ये बता दिया था कि कूलम्स लॉ जो है वो एक म्यूचुअल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो ये हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी और इसके बाद जो है वो इसका एक्सप्रेशन हमने लिख लिया था। तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो फोर्स है वो इफेक्ट होती है किसी मीडियम के इंसर्ट करने की वजह से। अगर हम वैक्यूम को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे मीडियम से, तो उस मीडियम की वजह से फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्या फोर्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है या फोर्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, इसका जो है वो हम इफेक्ट देखेंगे मीडियम का फोर्स के ऊपर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फोर्स विद वैक्यूम, अगर हम कंसीडर कर लें कि फोर्स जो है वो विद वैक्यूम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ किस तरीके से लिखी जा सकती है, तो वो है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इसमें ये कौन सा फैक्टर है जो कि ये बता रहा है कि फोर्स जो है वो इस वक्त आपको बताई जा रही है विद वैक्यूम, यानी कि इस वक्त हमने दोनों चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम यूज़ नहीं किया हुआ, बिकॉज वैक्यूम इज बेसिकली द एब्सेंस ऑफ मीडियम। वो फैक्टर जो कि ये बता रहा है कि इस वक्त दोनों चार्जेस के दरमियान वैक्यूम मौजूद है, वो फैक्टर ये वाला है बेटा जी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट किसको कहा जाता है? एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को कहा जाता है। तो अगर हम दोनों चार्जेस के दरमियान, जैसे कि मैं सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास एक चार्ज ये है दैट इज चार्ज Q1, दूसरा चार्ज जो है दैट इज चार्ज Q2, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है R से। तो दोनों चार्जेस के दरमियान आप फोर्स को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वैक्यूम जो है वो इस वक्त मीडियम है बिटवीन टू चार्जेस, तो उसके लिए हम फोर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर आपने इस मीडियम को किसी, ये जो वैक्यूम है इसको किसी मीडियम के साथ आपने रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल आप दोनों चार्जेस के दरमियान रबर को इंसर्ट कर देते हैं, आप दोनों चार्जेस के दरमियान पेपर को इंसर्ट कर देते हैं, आप दोनों चार्जेस के दरमियान प्लास्टिक को इंसर्ट कर देते हैं, तो हर मीडियम की अपनी अपनी परमिटिविटी होगी। आप फिर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे, आपको उस पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी को यूज़ करना पड़ेगा। परमिटिविटी के बारे में आपको लास्ट टाइम बताया था कि परमिटिविटी मीडियम की वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से मीडियम जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ करता है, या हम ये कह सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ब्लॉक करता है। क्योंकि अगर आपने वैक्यूम यूज़ किया हुआ तो वैक्यूम के अंदर तो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो ब्लॉक नहीं होती, लेकिन जब आप कोई मटीरियल मीडियम इंसर्ट करेंगे तो मटीरियल मीडियम इंसर्ट करने से वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी। मीडियम जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ नहीं करता कि वो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर सकें। इस वजह से ऑब्वियसली फोर्स के ऊपर भी इफेक्ट होगा, तो हम उस फोर्स के इफेक्ट को जो वो चेक करना चाहते हैं। अब सपोज कर लें बेटा जी कि हमने यहाँ से वैक्यूम जो है इस वैक्यूम को रिमूव कर दिया और इसकी जगह पर हमने एक मीडियम यूज़ कर लिया है दैट इज़ बेसिकली रबर। तो रबर की अपनी परमिटिविटी है। अब हम कह देते हैं कि हमने यहाँ पर एक चूँकि मीडियम यूज़ किया है, वो आप रबर भी कह सकते हैं, इसके अलावा भी कोई मीडियम कह सकते हैं। तो अब जो आपके पास फोर्स की वैल्यू होगी वो फोर्स विद सम पर्टिकुलर मीडियम होगा, तो हमने अब फोर्स विद मीडियम लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। अब देखिए यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट था जिसको हम वैक्यूम की परमिटिविटी कह रहे थे, उसको हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया? उसको हमने रिप्लेस कर दिया परमिटिविटी ऑफ मीडियम के साथ, दैट इज Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हमने ये देखना है कि मीडियम की परमिटिविटी जो है वो किस तरीके से फोर्स को इफेक्ट करेगी, क्योंकि सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज हुआ है, और वो फैक्टर कौन सा है? डिनोमिनेटर के अंदर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जैसा कि आपको बताया कि हर मटेरियल मीडियम की अपनी अपनी परमिटिविटी होती है, तो हम अब एक और फैक्टर यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, दैट फैक्टर इज बेसिकली एप्सिलॉन आर, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इस वर्ड के ऊपर गौर करें, व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिव, तो रिलेटिव का मतलब ये होगा कि आप किसी एक मीडियम को चेक कर रहे हैं किसी दूसरे मीडियम के लिहाज से, ठीक है, यानी कि आपने जो रेफरेंस बनाया हुआ है वो कोई दूसरा मीडियम बनाया हुआ है। तो हम यहाँ से जब रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यानी कि आप जब रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल रबर की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, तो रबर की रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करने के लिए मैं रबर की परमिटिविटी को इसको चेक करूंगा विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम।
तो यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन बन जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ से हम रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर देते हैं। अब लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि परमिटिविटी जो है, परमिटिविटी की न्यूमरेटर के अंदर भी आपके पास जो है वो परमिटिविटी ही है और डिनोमिनेटर के अंदर भी आपके पास परमिटिविटी है। तो जब आपके पास दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम नेचर की हैं, न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है डिनोमिनेटर के अंदर भी वही क्वांटिटी है, तो ये आपके पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी बनेगी उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। एक ऐसी क्वांटिटी जो कि यूनिटलेस है। बिल्कुल इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ऐसी कौन सी दूसरी क्वांटिटी है जो कि रिलेटिव परमिटिविटी के साथ मैच करती हो? ऐसी कौन सी दूसरी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट्स रिलेटिव परमिटिविटी के साथ मैच करती हो? अब चूंकि रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज़ द रेशियो बिटवीन सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज़। बिल्कुल इसी तरीके से हमें कोई दूसरी ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी चाहिए जो क्वांटिटी कोई यूनिट पोजेस न करती हो। तो आपके माइंड में क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल हमारे माइंड में एक क्वांटिटी आती है दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा जी क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सम पर्टिकुलर मीडियम। अब आपके पास न्यूमरेटर के अंदर भी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी यूनिट मीटर्स पर सेकंड होगी और डिनोमिनेटर के अंदर भी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी यूनिट जो है वो मीटर्स पर सेकंड होगी। तो मीटर्स पर सेकंड के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट्स मैच करती हैं किसके साथ? रिलेटिव परमिटिविटी के साथ। मतलब दोनों ही क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसी तरीके से एक और भी क्वांटिटी हम कह सकते हैं जैसा कि स्ट्रेन इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये एक रेशियो है चेंज इन लेंथ की ओरिजिनल लेंथ के साथ। तो फिर चेंज इन लेंथ भी आप मीटर्स में ही मेजर करेंगे और जो ओरिजिनल लेंथ है उसको भी आप मीटर्स में ही मेजर करेंगे। तो जब दोनों जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी तो जो स्ट्रेन है उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। तो ये एमसीक्यू के लिहाज से पूछा जा सकता है कि बताएं रिलेटिव परमिटिविटी की तरह की कोई और क्वांटिटी बताएं जिसकी यूनिट नहीं होती। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं, आप स्ट्रेन भी कह सकते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में एक और जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1 इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इक्वल टू 1 किस तरीके से पॉसिबल है? सपोज हमने रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करनी है वैक्यूम की। अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर न्यूमरेटर के अंदर भी तो वैक्यूम की परमिटिविटी ही होगी। एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम की फाइंड नहीं की, इसके अलावा कोई भी मीडियम यूज़ किया, तो आपके पास जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब अगर हम एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम इसको डिफाइन करें इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए, तो हमारे पास एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पर जो डिनोमिनेटर के अंदर एप्सिलॉन नॉट है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर, एप्सिलॉन आर के साथ मल्टीप्लाई होता था। हमें यहाँ पर चाहिए इस पॉइंट पर एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम, उसकी वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यू मैं कहाँ से कैलकुलेट करूँगा बेटा जी? वो वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा इस एक्सप्रेशन से। एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम बिकम्स इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। यहाँ से मैंने ये वाली जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लिया। एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं एप्सिलॉन मीडियम की जगह पर क्या यूज़ कर लूँगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो इस एक्सप्रेशन के अंदर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दो पार्ट्स इस टर्म के इस तरीके से हैं जो कि बिल्कुल एफ वैक्यूम के साथ मैच करते हैं। तो हम इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? एफ वैक्यूम लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर के अंदर वो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या रह जाएगा? एक्स्ट्रा फैक्टर रह जाता है आपके पास एप्सिलॉन आर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको एप्सिलॉन आर जो है उसकी वैल्यू क्या बताई है? एप्सिलॉन आर की वैल्यू मैंने आपको बताई है वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम की वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो ग्रेटर देन 1 फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूँ 2 भी तो ग्रेटर देन 1 है, 3 भी तो ग्रेटर देन 1 है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि डिनोमिनेटर में आपने कोई ऐसा मीडियम यूज़ किया हुआ है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 के इक्वल है। तो ये देखिए ये एक्सप्रेशन आपको क्या बता रहा है? ये एक्सप्रेशन आपको बता रहा है कि फोर्स विद सम पर्टिकुलर मीडियम इक्वल होगी फोर्स विद वैक्यूम डिवाइडेड बाई 2। यानी कि फोर्स की वैल्यू जो है वो वैक्यूम वाली फोर्स के लिहाज से कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है। डिनोमिनेटर के अंदर 2 आ रहा है, एफ मीडियम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एफ वैक्यूम। तो इसका मतलब है कि कोई भी मीडियम इंसर्ट करने से, दो चार्जेस के दरमियान हम कोई भी मीडियम इंसर्ट करते हैं तो उसका फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? कूलम्स फोर्स डिक्रीज हो जाती है।
क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर आपने जो वैल्यू यूज़ करनी है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर तो लेस देन 1 होती तो हम कहते हैं कि फोर्स विद मीडियम इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू है क्या? एक्चुअल वैल्यू है ग्रेटर देन 1। तो जब आप ग्रेटर देन 1 वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपके पास जो फोर्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंट्री टेस्ट के लिहाज से जो यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है वो ये है कि जो मेटल्स होती हैं, अगर आपने रबर तो बेसिकली एक इंसुलेटर है, इसमें से जो चार्जेस है वो पास नहीं हो सकते। अगर आप पेपर यूज़ करते हैं, पेपर भी इंसुलेटर है। एनी इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन चार्जेस इज नेम्ड एज डाइलेक्ट्रिक। लेकिन अगर आप कोई इंसुलेटिंग मीडियम यूज़ नहीं कर रहे, आप एक चार्ज को दूसरे चार्ज तक पहुंचने के लिए, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा नेगेटिव चार्ज था, तो आपने दोनों के दरमियान रबर इंसर्ट कर दिया था। रबर एक इंसुलेटिंग मीडियम है, वो चार्जेस को पास नहीं करने देगा। लेकिन अगर आप मेटल्स यूज़ करते हैं तो मेटल्स की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मेटल्स दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटा जी, ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है। मेटल्स के लिए जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है दैट इज इन्फिनिटी। और अगर इस डिनोमिनेटर के अंदर आप यहाँ पर इन्फिनिटी प्लेस कर दें, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो फोर्स विद मेटल, यानी कि आपके पास जो, अगर आपने दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मेटल इंसर्ट कर दी तो फिर आपके पास जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर्स बिकम्स इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा होगा? डिनोमिनेटर के अंदर इनफाइनाइट आ जाएगी, इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी। तो फोर्स जो है वो इक्वल होगी फोर्स विद वैक्यूम डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। और किसी भी क्वांटिटी को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। ठीक है, तो मेटल्स के लिए आपने याद रखना है, मेटल्स के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है इसको हम यहाँ पर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। आपने इसके साथ एक दो जो कॉमन से क्वेश्चंस हैं उनको भी माइंड में रखना है। वो क्या है कि अगर हम डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस उसको डबल कर देते हैं तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? अगर हम चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल कर देते हैं तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? और अगर हम चार्जेस की मैग्नीट्यूड को भी डबल कर दें, एक ही क्वेश्चन के अंदर चार्जेस की मैग्नीट्यूड को भी डबल कर दें और उसके साथ साथ डिस्टेंस को भी डबल कर दें, तो उसका फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ये वाला क्वेश्चन जरा देख लें। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि आर स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर आपने डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स 1/4 हो जाएगी। Q1 Q2 के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपने दोनों चार्जेस को डबल किया तो आपके पास जो फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाती है। और अगर आपने चार्जेस को भी डबल कर दिया दोनों, और अगर आपने डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, तो न्यूमरेटर के अंदर भी आपके पास 4 आ रहा होगा और डिनोमिनेटर के अंदर भी आपके पास 4 आएगा, यानी कि फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफ बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अगर हम चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स को भी डबल कर दें, इसको डबल कर देते हैं, Q1 को भी, Q2 को भी डबल कर दें, Q1 को भी डबल कर दें, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 × 2 4 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर के अंदर जो R है, अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हैं तो जो 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा? 4। तो ये 4 जो है वो इस फोर्स के साथ कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास जो फोर्स है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि आपको बिल्कुल डायरेक्टली नजर आ रहा होता है कि मैथमेटिकल स्टेप्स जो है वो किस तरीके से इसके अंदर जो है वो देखे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की तरफ। बेटा जी, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बेसिकली किसको कहते हैं? किसी भी चार्ज के सराउंडिंग एरियाज के अंदर वो रीजन, जिस रीजन के अंदर किसी दूसरे चार्ज को लाया जाए तो वो चार्ज इस चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज कैन फील इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 3 डायमेंशनली एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है उसको आप 3 डायमेंशनली जो है वो ओरिजिनेट करवाते हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज कैन फील द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए, सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, जिस पॉजिटिव चार्ज को हमने Q से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कैपिटल Q से। तो इस चार्ज के सराउंडिंग एरियाज के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन है, जिस रीजन के अंदर ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को इफेक्ट कर सकता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। ये फोर्स क्रिएट किस तरीके से होती है? माइकल फैराडे वो साइंटिस्ट है जिसने इसका जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था, इसके बारे में बताया था। फोर्स क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के इंटरेक्शन की वजह से। ये याद रखिएगा, अगर आपने दूसरे चार्ज को
फॉर एग्जांपल सेकंड चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज कह सकते हैं, ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज को हम सोर्स चार्ज का नाम देंगे। वो चार्ज जिसके सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन तक फील्ड एग्जिस्ट करती है, जो चार्ज किसी दूसरे चार्ज को इफेक्ट कर सकता है, उसको हम सोर्स चार्ज का नाम देते हैं। लेकिन वो चार्ज जो कि इसकी फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए, इसकी फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, उसको हम टेस्ट चार्ज का नाम देते हैं। टेस्ट चार्ज की अपनी जो मैग्नीट्यूड होती है वो बहुत ही कम होती है। अ चार्ज ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड इज नेम्ड एज टेस्ट चार्ज। तो ये वाला जो चार्ज मैंने प्लेस किया हुआ है, इस चार्ज को मैं कौन सा नाम दूंगा, इसको मैं टेस्ट चार्ज का नाम दूंगा। लेकिन ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज को मैं कौन सा नाम दूंगा, इस चार्ज को मैं सोर्स चार्ज का नाम दूंगा, जिसके सराउंडिंग एरियाज के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन तक इसकी फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती हैं। इलेक्ट्रिक ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम सोर्स चार्ज का नाम देते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम सिंक का नाम देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टर्मिनेट होती है। जैसा कि देखें, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर किसके ऊपर टर्मिनेट हो रही है, इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट हो रही है, दैट इज बेसिकली सिंक। वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स खत्म हो जाती है। तो अगर किसी चार्ज के सराउंडिंग एरियाज के अंदर कोई दूसरा चार्ज प्लेस नहीं किया हुआ, तो उस वक्त उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने इस पॉजिटिव चार्ज को जो है वो प्लेस किया हुआ है, तो इसके सराउंडिंग एरियाज के अंदर इस चार्ज की मैग्नीट्यूड चूँकि बहुत कम है, इस वजह से ये चार्ज जो है वो इसकी फील्ड को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकेगा। लेकिन जैसे ही आप इस चार्ज को इसकी फील्ड के अंदर लेकर जाते हैं, इसकी अपनी एक फील्ड है जो कि बहुत कम रीजन तक है, वो फील्ड जब इसकी फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, ऑन इंटरेक्शन फोर्स अपीयर होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये अपना बेसिक सा कॉन्सेप्ट बनाएं कि जो फोर्स की अपीयरेंस है, जो फोर्स क्रिएट होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के इंटरेक्ट करने की वजह से क्रिएट होती है। जब तक ये चार्ज इस चार्ज की फील्ड से बाहर है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड्स का इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी फोर्स क्रिएट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये चार्ज इसकी फील्ड के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो दोनों फील्ड्स जो वो इंटरेक्ट करती हैं और आपको पता चल जाता है कि इस रीजन के अंदर यहाँ से दूसरे चार्ज की जो फील्ड है वो स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये जो चार्ज है वो उस चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। नॉर्मली जो टेस्ट चार्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है। तो ये जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को जैसे ही आप इस फील्ड के अंदर लेकर जाएंगे, फोर्स अपीयर होना शुरू हो जाएगी, दैट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो फोर्स जो कि इस चार्ज ने एक्सपीरियंस की है वो हमें क्या बता रही है। वो जो फोर्स इस चार्ज ने एक्सपीरियंस की है, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नेम्ड एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आपको इस चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का पता चल रहा है कि यहाँ पर कितनी फील्ड एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर फील्ड जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चार्ज के नज़दीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, अगर इसका क्लोज रीजन देखें तो क्लोज रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन अगर आप इससे दूर चले जाएं तो दूर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत करीब होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर हो जाएंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो इस पॉइंट के ऊपर सपोज मैं एक एरिया कंसीडर कर लेता हूँ, मैं चार्ज को यूज़ नहीं करता, मैं एक एरिया कंसीडर कर लेता हूँ। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को मैंने यहाँ पर प्लेस किया, तो देखें इस एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रही है, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रही है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, फोर्स कम है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कम होगी। लेकिन अगर मैं इसी एरिया को इससे थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ, चार्ज के करीब लेकर जाता हूँ, तो अब देखिए इसी एरिया में से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब ज़्यादा पास हो रही हैं। तो यहाँ पर चार्ज के करीब जो रीजन है इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब इसी तरीके से आप इन्हीं दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये वाला चार्ज प्लेस करके देख सकते हैं। अगर ये वाला चार्ज मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो ये वाला चार्ज इस पॉइंट के ऊपर कम फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन अगर इसी चार्ज को मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो ये वाला चार्ज इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। जहाँ पर चार्ज ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा, और जहाँ पर चार्ज कम फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को जैसा कि हमने डिफाइन किया हुआ है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। आप इसको मैथमेटिकली किस तरीके से बता सकते हैं, हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब बाज़ औक़ात बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर जो चार्ज यूज़ किया जा रहा है वो चार्ज बेसिकली है कौन सा, क्या वो सोर्स चार्ज है या वो टेस्ट चार्ज है। तो आपको ये यहाँ से क्लियर रहना चाहिए
कि वो चार्ज जो कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो चार्ज जो कि इफेक्ट फील करेगा, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर इस चार्ज को इस चार्ज की फील्ड के अंदर लाया जाता है तो इस चार्ज ने तो डिस्प्लेस नहीं होना, ये वाला चार्ज जो है वो आउटवर्ड मूव करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस मार्कर के ऊपर जो है वो अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है। अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इस मार्कर के ऊपर जितनी है, उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ये मार्कर भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो अर्थ इसकी तरफ मूव करेगी या मार्कर अर्थ की तरफ मूव करेगा? ऑब्वियसली मार्कर जो है वो अर्थ की तरफ मूव करेगा। रीज़न क्या है? दोनों की फोर्सेज एक जैसी हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर एक जैसी फोर्स अप्लाई करें, लेकिन डिस्प्लेस कौन होता है? डिस्प्लेस वो होता है जिसका मास कम है। तो यहाँ पर चार्ज, ये वाला जो चार्ज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज है, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जबकि टेस्ट चार्ज के बारे में आपको बताया कि इसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम होती है। तो अगर दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेस किसने होना है? डिस्प्लेस उस चार्ज में होना है जिसकी मैग्नीट्यूड कम होगी। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो डिनोमिनेटर के अंदर जो चार्ज हम यूज़ करेंगे वो असल में वो टेस्ट चार्ज होगा, जो कि वाकई फोर्स को क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसके ऊपर इफेक्ट आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर चार्ज का बाहर की तरफ मूव करना ये शो करता है कि ये चार्ज जो है वो इसकी फील्ड के अंदर मूव कर चुका था, उसकी फील्ड जो है वो इस चार्ज की फील्ड के साथ इंटरैक्ट की थी, जिसकी वजह से उसने फोर्स को एक्सपीरियंस किया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आप जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन आपके माइंड में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हमारे पास Q1 और Q2 नहीं है, हमारे पास जो दो चार्जेस हैं उनमें से एक चार्ज कैपिटल Q है और दूसरा जो चार्ज है वो Q0 है। तो मैं Q1 और Q2 की जगह पर क्या लिखूंगा? कैपिटल Q एंड Q0 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह पर ये यूज़ कर लिया। और उसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर क्या है? डिनोमिनेटर के अंदर चार्ज Q0 है। तो अब चार्ज Q0 को चार्ज Q0 के साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए एक और एक्सप्रेशन बन जाएगा, वो एक्सप्रेशन होगा के Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। के तो कूलम्स कांस्टेंट है, अगर आपने वैक्यूम यूज़ किया हुआ है, आप मीडियम को चेंज नहीं कर रहे, आप दोनों चार्जेस आप जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज नहीं करें, तो के ऊपर तो इफेक्ट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? चार्ज Q के। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? आर स्क्वायर के। आप डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर उसके स्क्वायर के लिहाज से इफेक्ट आएगा, स्क्वायर के लिहाज से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो आप चार्ज को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, अगर आप चार्ज की मैग्नीट्यूड को, जो सोर्स चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड को आप 5 से 10 कर देते हैं, तो आपको उसी पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर आप पहले स्टडी कर रहे थे, इसी पॉइंट के ऊपर चार्ज को डबल कर देने से जो आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलेगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कैपिटल Q। और इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी देख लें। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है? आप अगर इसके ऊपर गौर करें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड किसके ऊपर कर रही है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। The direction of electric intensity is same as that of electrostatic force। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने बता दिया कि ये जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है और उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो के Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गई? यहाँ तक आपके पास आ जाती है मैग्नीट्यूड। और आर यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है? आर यूनिट वेक्टर आपको बता रहा है डायरेक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के जरिए रिप्रेजेंट की जा सकती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ही होती है। अब इसके साथ ये भी देख लें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं न्यूटन्स पर कूलम के अंदर, और दूसरी जो यूनिट इसके लिए यूज़ की जाती है वो है वोल्ट पर मीटर। ये हम नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर देख लेंगे कि ये जो सेकेंड यूनिट है वोल्ट पर मीटर, इसको किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को 2 यूनिट्स के अंदर मेजर किया जाता है। एक न्यूटन पर कूलम है, जो कि आपको इसी एक्सप्रेशन के जरिए पता चल जाती है। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स एंड चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स। लेकिन हमें ये भी पता है कि न्यूटन पर कूलम जो है वो किसको इक्वेट करेगा? वो इक्वेट करेगा वोल्ट पर मीटर को। लास्ट पे जो है वो हम एक दफ़ा इसका ग्राफ भी देख लें, आर के साथ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वेरिएशन किस तरीके से है। देखिए ये जो कर्व है वो तेज़ी से किस तरफ आ रही है? तेज़ी से ये जो कर्व है वो बेंड हो रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आर को आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे
आर को थोड़ा सा इंक्रीज करने से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू बहुत डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आपके पास दो क्वांटिटीज हो चुकी हैं ऐसी जो कि आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेट करती हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और दूसरी जो क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर आप दोनों के लिए ग्राफ बनाना चाहें तो दोनों के लिए ग्राफ जो वो इस तरह का बन सकता है। अलॉन्ग वाई एक्सिस आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेलेक्ट कर लेंगे या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये वाला पॉइंट भी देख लें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज के करीब कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर रेडियली आउटवर्ड नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट हो जाएंगी। इन दोनों के दरमियान, दोनों चार्जेस के दरमियान ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ना करती हो। हर पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर हम दो सेम चार्जेस कंसीडर कर लें, दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो देखिए किस तरीके से बैंड हो जाती हैं, ऐसे इस तरीके से बैंड हो रही है, और ये शो कर रहा है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों चार्जेस चूंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बैंड हो जाती है, तो दोनों चार्जेस के दरमियान में एक ऐसा रीजन बनेगा जहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही होगी, और जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करती उस रीजन को हम फील्ड फ्री रीजन कहते हैं, उस रीजन को हम न्यूट्रल जोन का नाम देते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पर कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, लेकिन दो सेम चार्जेस के दरमियान एक ऐसा रीजन जरूर होता है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करती, उसको हम न्यूट्रल जोन या फील्ड फ्री रीजन का नाम देते हैं। लास्ट पे देखें, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर हमारे पास जो है वो एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट जो है नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन सेंटर के ऊपर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। बट एंड्स के ऊपर देखें, एंड्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बेंड होकर नेगेटिव प्लेट तक पहुंच रही हैं। इस इफेक्ट को फ्रिंजिंग इफेक्ट कहा जाता है। और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि कॉर्नर के ऊपर जो चार्जेस मौजूद हैं उनके बाद कोई चार्जेस मौजूद नहीं है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करें और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो जाएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्ट्रेट करने के लिए कॉर्नर से आउटवर्ड कोई भी चार्जेस मौजूद नहीं है। वो इफेक्ट जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड हो रही हैं, इस इफेक्ट को हम फ्रिंजिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। तो यहाँ तक था आपका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।